डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में, फिजियोलॉजी ऑफ लंग के बारे में, फंक्शंस ऑफ द लंग के बारे में। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस के आदान प्रदान बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बॉडी सेल्स, हमारे बॉडी के सेल्स एंड टिश्यूज़, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में, बाहर की जो अंतरिक्ष है, जो एक एनवायरनमेंट है, उसके बीच में, और हमारे बॉडी की सेल्स के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को हमारे बॉडी सेल्स यूज़ कर रहे हैं, और बॉडी सेल्स में प्रोड्यूस होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। उस एक्सचेंज प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। सो दिस इंक्लूड्स टू मेन प्रोसेसेस हैं। दो मेन प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व है, वो है ब्रीथिंग, और दूसरा जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक ब्रीथिंग है, जो ब्रीथिंग जिसको श्वसन कहते हैं, हवा को लंग्स तक पहुंचाना और लंग्स से बाहर छोड़ना, वो ब्रीथिंग है। और जो लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, गैसेस के आदान प्रदान हो रहा है, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस सिर्फ लंग्स में ही नहीं, अंदर सेल्स एंड टिश्यूज़ में भी हो रहा है। तो इनके बारे में इसमें पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन में। ब्रीथिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग। लंग के अंदर हवा को लेना और हवा से बाहर, लंग्स से बाहर हवा को छोड़ना, ये ब्रीथिंग है। ब्रीथिंग इज ऑल्सो कॉल्ड पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं इसको। पल्मोनरी मीन्स लंग्स, लंग्स को वेंटिलेट करना, इसको ये ब्रीदिंग का दूसरा नाम है। एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन्वॉल्व एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में दो प्रकार के प्रोसेसेस है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन, ये भी हम पढ़ेंगे। एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट टेक्स प्लेस विद इन द लंग। लंग में जो होने वाले एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, एटमॉस्फेरिक एयर जो लिया था लंग्स में, लंग से लंग में वो एल्वियोलाई में वो जो एयर पहुंच गया था, उसमें से ऑक्सीजन को लेना, और जो ब्लड में, हमारे पल्मोनरी कैपिलरीज में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको छोड़ना, उसको बाहर निकालना। तो वो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स में हो रहा है, उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। सो दिस इज देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एयर इन द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में जो हवा, और एल्वियोलाई के चारों तरफ जो होने वाले कैपिलरी, उस ब्लड कैपिलरी में जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड, वो ये जो इनके बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। तो एक इससे अलावा बॉडी के जो कैपिलरी बेड है, सेल्स एंड टिश्यूज़ है, वहाँ पे भी हो रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट द टिश्यू लेवल, एंड दिस इज बिटवीन द ब्लड एंड द कैपिलरीज। तो वहाँ तक आर्टरीज द्वारा जो ब्लड पहुँचाते हैं, तो वहाँ कैपिलरी नेटवर्क में जो ब्लड होते हैं, तो उसके और जो टिश्यूज़ एंड सेल्स है, उनके बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है, जो टिश्यूज़ एंड सेल्स द्वारा उस और कैपिलरी नेटवर्क में जो ब्लड है, उसमें से ऑक्सीजन लिया जा रहा है और अपने सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और सेलुलर एक्टिविटीज़ के बाद, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट जो बन रहा है, उसको उस ब्लड कैपिलरी को दे रहा है, और वो ब्लड कैपिलरी उनकी वेन्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड वाले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट में और लंग्स में लेके आ रहा है ऑक्सीजनेशन के लिए। तो वो उस एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो टिश्यू के लेवल पे हो रहा है, तो उसको इंटरनल रेस्पिरेशन कह रहा है। तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ये जो डायग्राम दिखाया है, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यहाँ दिखाया है। एयर जो आया था जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, वो ऑक्सीजन ब्लड में चला गया, और जो ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा था, वो एल्वियोलाई को दे दिया, और एक्सपिरेशन के थ्रू, निश्वसन के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया। ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे हो रहा है, तो इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कह रहा है। देन नाउ नेक्स्ट है ब्रीदिंग। सो ब्रीदिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। सो ब्रीदिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर
इनटू एंड आउट ऑफ द लंग, लंग में एयर को पहुंचाना और लंग से बाहर निकालना, उसको ब्रीदिंग कहते हैं। ये इट सप्लाइज ऑक्सीजन टू दी एल्वियोलाई, एल्वियोलाई तक ऑक्सीजन को पहुंचाने में मदद कर रहा है। एंड एलिमिनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में ये मदद कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन को पहुंचा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में मदद कर रहा है, लंग को वेंटिलेट कर रहा है। तो इसीलिए इसको पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड पल्मोनरी वेंटिलेशन। ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ रिपीटेटिव साइकिल्स होते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के। इनहेल किया, एक्सहेल किया, इनहेल किया, एक्सहेल किया, इस प्रकार के श्वसन निश्वसन। तो ये साइकिल रिपीटेडली चलते रहते हैं। सो अभी हम देखते हैं क्या है और कौन कौन से मसल्स है जो ब्रीदिंग कॉज कर रहा है। तो ये श्वसन में मदद करने वाले, ब्रीदिंग में मदद करने वाले कौन कौन से मसल्स हैं। सो मेन मसल्स इन्वॉल्व है जो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में, वो है इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरकॉस्टल मीन्स कॉस्टल रेफर्स टू रिब्स, रिब्स के बीच की मसल्स, और डायफ्राम जो थोरैसिक कैविटी और अब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने वाले एक डोम शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर। ये दोनों ब्रीदिंग के लिए, नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो डिफ़िकल्ट या डीप ब्रीदिंग में और भी मसल्स जो उसमें मदद करेगा, वो है मसल्स ऑफ द नेक, उसकी मदद कर रहा है, मसल्स ऑफ द शोल्डर मदद कर रहा है, डीप ब्रीदिंग में, लेबर्ड ब्रीदिंग में, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी में वो मदद कर रहा है, एंड एब्डोमेन की मसल्स भी यूज़ करते हैं डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग में। अदरवाइज नॉर्मल ब्रीदिंग में इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम ही रिस्पॉन्सिबल है। So let's see intercostal muscles. Intercostal muscles are the muscles present between the two adjacent ribs. Adjacent means आसपास के, तो आसपास के जो दो रिब के बीच के, तो ये पहला रिब, दूसरे रिब, इन दोनों के बीच के जो मसल इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, इन दोनों रिब्स को कनेक्ट करते हैं, वो इंटरकॉस्टल मसल है। There are 11 pairs of intercostal muscles है, and they include internal intercostal muscles and external intercostal muscles. So external intercostal muscles and internal intercostal muscles आप यहाँ पे देखें तो यहाँ जो रिब्स है बीच बीच में और उनके बीच के जो मसल्स है, ये चेस्ट के वॉल दिखाया है, तो इनके बीच में जो मसल्स है इसको इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस द रिब केज इज पुल्ड। सो ब्रीदिंग के प्रोसेस में रिब केज को पुल किया गया है, जाते हैं ऊपर को और बाहर को। तो ये थोरैसिक केज को, थोरैसिक कैविटी को एक्सपैंड करने में मदद करते हैं। तो ये इस प्रकार से हवा को अंदर लेने में मदद कर रहा है। तो मैकेनिज्म में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर जो मसल ब्रीदिंग में मदद कर रहा है वो है डायफ्राम। सो डायफ्राम इज अ डोम शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर, एक गुंबद के आकार के एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको डायफ्राम कहते हैं। इट सेपरेट्स द थोरैसिक कैविटी फ्रॉम द अब्डोमिनल कैविटी। ये थोरैसिक कैविटी, वक्षीय गुहिका और हमारे अब्डोमेन, इन दोनों के बीच के डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये थोरैसिक कैविटी और अब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट कर रहा है। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये थोरैसिक कैविटी है जिसके अंदर लंग्स है, और ये नीचे अब्डोमिनल कैविटी है, और इनके बीच में ये जो स्ट्रक्चर है जिसको डायफ्राम कहते हैं। सो ये थोरैसिक कैविटी और अब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करते हैं। सो फ्रॉम द बेस ऑफ द थोरैसिक कैविटी, दिस फॉर्म्स द बेस ऑफ थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी के बेस और अब्डोमिनल कैविटी की छत बन जाते हैं। इट हैज़ अ सेंट्रल टेंडन, इसमें एक सेंट्रल टेंडन है, एंड द मसल फाइबर्स फ्रॉम द सेंट्रल टेंडन आर अटैच्ड टू द वर्टेब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम। रिब से वर्टेब्रल कॉलम के जो हड्डियां हैं उससे, रीढ़ की हड्डियों से, और रिब से, रिब्स मतलब पसलियाँ, तो इन सब से कनेक्टेड है इनकी मसल्स। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो सेंट्रल टेंडन रहते हैं और इनकी मसल्स स्टर्नम से, रिब से और वर्टेब्रा से अटैच्ड है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा डायफ्राम नीचे आ जाएंगे, एंड ऊपर जो थोरैसिक कैविटी की साइज है वो बढ़ जाता है। सो डायफ्राम इज बीन सप्लाइड बाय ए नर्व कॉल्ड फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व इस डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द स्टिमुलेशन ऑफ द फ्रेनिक नर्व causes contraction of the muscle fibers of the central tendon। तो डायफ्राम की सेंट्रल टेंडन जो है, जो आसपास की हड्डियों से कनेक्टेड है, इन सेंट्रल टेंडन को
को स्टिमुलेट करते हैं और सेंट्रल टेंडन और मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा ये डायफ्राम को वो नीचे को खींचते हैं और डायफ्राम नीचे चले जाते हैं और ऊपर thoracic कैविटी की जो साइज़ है वो बढ़ जाते हैं। It pulls down the diaphragm and increases the size of the thoracic cavity. The contraction of the intercostal muscles and diaphragm, ये दोनों इन दोनों का contraction simultaneously होगा, एक साथ होगा, ताकि thoracic cavity की साइज़ आगे से, ऊपर से, नीचे से, सभी जगहों से एक साथ वो एक्सपैंड होगा। रिब केज कंट्रैक्ट होने पे रिब केज बाहर को आ रहा है और ऊपर को जा रहा है, और डायफ्राम कंट्रैक्ट होने पे डायफ्राम नीचे को आ रहा है। तो thoracic कैविटी के अंदर की जो साइज़ है, वो स्पेस है, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इट इंक्रीजेस द साइज इन ऑल डायरेक्शंस। अब हम देखते हैं साइकिल ऑफ ब्रीथिंग। हम ब्रीदिंग डिस्कस कर रहा था, ब्रीदिंग के जो मसल्स डिस्कस किया, मसल्स में इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं साइकिल ऑफ ब्रीथिंग के साइकिल। सो इट इंक्लूड्स द फेसेस सच एज इनहेलेशन या इंस्पिरेशन, एक्सहेलेशन या एक्सपिरेशन एंड ए पॉज। इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन और छोटा सा पॉज रहते हैं, एक गैप रहते हैं। So average respiratory rate is about 16 to 20 breaths per minute। एक मिनट में 16 से 20 times inhalation and exhalation, ये जो breathing है ये होते हैं। So inspiration देखते हैं, inhalation देखते हैं। तो contraction of the intercostal muscles and diaphragm, the thoracic cage expand। जब ये दोनों इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम एक्सपैंड होगा तो thoracic कैविटी सभी डायरेक्शन से वो एक्सपैंड हो रहा है। सो thoracic cage pulls the parietal layer। हमने प्लूरा के बारे में डिस्कस किया था, जो प्लूरा और उसमें दो लेयर्स है, parietal प्लूरा, बाहर की parietal प्लूरा और अंदर की visceral प्लूरा, और उसके अंदर है लंग्स। तो ये जो parietal प्लूरा है किसके कांटेक्ट में है, ये तो thoracic cage की कांटेक्ट में है, तो thoracic cage से अटैच्ड है। तो जब वो thoracic cage या thoracic वॉल जो है, चेस्ट की वॉल है, वो एक्सपैंड होगा तो ये parietal प्लूरा को भी अपने साथ वो खींचेगा। तो thoracic cage pulls the parietal layer of the pleura along with it। तो जो parietal प्लूरा जाएगा तो visceral प्लूरा भी उसके साथ एक्सपैंड होगा। तो visceral प्लूरा भी और parietal प्लूरा भी दोनों एक्सपैंड होगा तो लंग को भी वो एक्सपैंड कर लेते हैं, लंग्स को भी अपने साथ खींच लेते हैं। ये इंटरकोस्टल मसल्स है, तो ये रिब है, ये भी रिब है, और इनके बीच के जो मसल्स है, इन मसल को इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। एंड द पुल ऑन बोथ लेयर्स ऑफ द प्लूरा, दोनों प्लूरा को जब खींच रहा है, इट क्रिएट नेगेटिव प्रेशर विद इन द लंग के अंदर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा। एक नेगेटिव प्रेशर, ये जो नेगेटिव प्रेशर लंग के अंदर क्रिएट हुआ तो वो नेगेटिव प्रेशर बाहर से हवा को अंदर की ओर खींच लेते हैं। सो टू इक्वलाइज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अल्वियोलर एयर प्रेशर है, अल्वियोलर के अंदर की एयर प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए हवा को बाहर की हवा को नोज एंड नेजल कैविटी, देन फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकस के थ्रू अंदर ले रहा है। तो इंस्पिरेशन, इसी को इंस्पिरेशन कहते हैं या इनहेलेशन कहते हैं। दिस इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, जहाँ पे एक एक्टिव प्रोसेस है और जहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स के लिए। एंड ये इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी यूज़ हो रहा था, तो इसलिए वो इसे एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो चेस्ट जो है बाहर की ओर आ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, और जो thoracic वॉल है वो एक्सपैंड हो रहा है। इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने पे चेस्ट आगे की ओर और ऊपर की ओर एक्सपैंड हो रहा है। और ये यहाँ पे देख सकते हैं डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने पे वो डायफ्राम नीचे की ओर आ रहा है, पूरी thoracic कैविटी की साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। सो एंड इंक्रीज़ होने पे एक नेगेटिव प्रेशर इसके अंदर क्रिएट होगा जो हवा को अंदर लिया जा रहा है नोज एंड नेजल कैविटी के थ्रू। ये हवा को अंदर लिया जा रहा है और अल्वियोला तक हवा चले जा रहा है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो डिफरेंस हुआ था उसको इक्वलाइज कर रहे हैं। ये जो इंस्पिरेशन ये लगभग 2 सेकंड के लिए होता है,
जो नेगेटिव प्रेशर जो लंग्स के अंदर क्रिएट हुआ था वो इट ऑल्सो हेल्प्स इन, वो सिर्फ ब्रीदिंग में नहीं, ये वीनस रिटर्न ऑफ ब्लड टू द हार्ट, हार्ट में वापस वीनस ब्लड वापस आने में भी ये मदद कर रहा था। तो इसीलिए रेस्पिरेटरी पंप भी कहा जाता है इस इनहेलेशन को। इनहेलेशन के दौरान जो नेगेटिव प्रेशर जो थोरेसिक कैविटी के अंदर, चेस्ट कैविटी के अंदर, लंग्स के अंदर क्रिएट हुआ था, वो नीचे से जो हमारे वीनस ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सेल्स एंड टिश्यूज से वापस आ रहा था वेन के थ्रू, उसको वापस हार्ट में लेके आने में मदद कर रहा था, इसलिए उसको रेस्पिरेटरी पंप भी कहा जाता है। देन एक्सपिरेशन, इनहेलेशन डिस्कस किया था, इंस्पिरेशन डिस्कस किया था, नाउ नेक्स्ट है एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन मतलब हवा को बाहर निकालना। ये तब होता है जब इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम रिलैक्स हो जाते हैं। ये जब दोनों रिलैक्स हो जाएगा तो ये दोनों अब पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। सो इट रिजल्ट्स इन डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिब केज नीचे को जाएगा, अंदर की ओर जाएगा, अपने पूर्व स्थिति में जाएगा, और साथ साथ में डायफ्राम भी अपने पूर्व स्थिति में जाएगा, ऊपर जाएगा, एंड इट डिक्रीजेस द साइज ऑफ द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी की साइज को डिक्रीज करते हैं और इलास्टिक रिकॉइल या लंग्स अपने पूर्व स्थिति में वापस आ जाते हैं। डिक्रीज द साइज ऑफ द लंग, लंग की साइज डिक्रीज हो जाते हैं, एंड जब साइज डिक्रीज होगा और ये लंग के एल्वियोलाई पे, लंग की टिश्यूज़ पे एक एडिशनल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, और उस प्रेशर से वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाते हैं, एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है विद इन द लंग। तो ये पैसिव प्रोसेस है, और उस पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वो पॉजिटिव प्रेशर अंदर की हवा को बाहर फेंक देते हैं, उसको एक्सहेलेशन कहते हैं। तो एक्सपिरेशन लास्ट फॉर 3 सेकेंड्स। ये कोई एक्टिव प्रोसेस नहीं है, ये एक पैसिव प्रोसेस है। कंट्रैक्शन हुआ था लंग जो इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम के, वो यहाँ पे विदाउट यूजिंग एनर्जी वो रिलीज हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, इसलिए एक पैसिव प्रोसेस है। और यहाँ पे एक्सहेलेशन में, निश्वसन में कोई एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रहा है। एक्सपिरेशन इज़ फॉलोड बाय ए पॉज। उसके बाद एक छोटा सा पॉज रहते हैं, एक छोटा सा गैप रहते हैं, फिर उसके बाद दोबारा इनहेलेशन या एक इंस्पिरेशन स्टार्ट हो रहा है, एंड इट प्रिपेयर्स द लंग फॉर द नेक्स्ट साइकिल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, पीछे जा रहा है, और इंटरकोस्टल मसल्स पीछे जा रहा है, और यहाँ पे डायफ्राम भी पीछे जा रहा है, और यहाँ पे थोरेसिक कैविटी की जो साइज़ है वो कम हो रहा है, और जब कम होगा यहाँ पे प्रेशर जो है बढ़ जाएगा, इसके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा और हवा को वो बाहर निकाल देते हैं, इसको एक्सपिरेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस के एक्सचेंज। ये गैसेस के रेस्पिरेशन में हमने 2 प्रोसेस बताया था, एक तो ब्रीथिंग जिससे हवा लंग्स तक पहुंच जाते हैं, लंग्स से बाहर निकाला जाता है, और नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। तो इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।